जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अशोक कुमार लाहिड़ी। तो अशोक कुमार लाहिड़ी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी का स्थान लिया है। दोस्तों, अशोक लाहिड़ी पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और इसके अलावा वो 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं और वह पश्चिम बंगाल के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और वो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायक के रूप में भी काम कर चुके हैं। अशोक कुमार लाहिड़ी के अलावा नीति आयोग में 5 नए पूर्णकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें राजीव गौबा, प्रोफेसर के.बी. राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, प्रोफेसर अभय करंदीकर और डॉक्टर एम श्रीनिवास। तो ये 5 पूर्णकालिक सदस्य इसमें चुने गए हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पीएम नरेंद्र मोदी जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अशोक लाहिड़ी उपाध्यक्ष हैं और सीईओ हैं वर्तमान में निधि छिब्बर, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है, और योजना राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नवजात शिशुओं के लिए अनुमोदित पहली मलेरिया दवा का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑर्टेमेथर लुमेफेंट्रिन। तो दोस्तों, जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए एक मलेरिया की दवा को अप्रूव किया गया है WHO के द्वारा, जिसका नाम है आर्टेमेथर लुमेफेंट्रिन। ठीक है, तो WHO ने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए जो एक नई मलेरिया की दवा बनाई गई है उसको अप्रूव किया है। इस दवा को क्वारटेम बेबी के नाम से भी जाना जाएगा और इसका इस्तेमाल 5 किलोग्राम से कम वजन वाले जो नवजात बच्चे होते हैं या नवजात शिशु होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मलेरिया की बात करें तो यह एक परजीवी संक्रमण है और दोस्तों, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ने किस स्मारक में लगभग 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम डिजिटल रूप से शामिल किए हैं? आंसर हो जाएगा बसरा स्मारक। तो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ने इराक के बसरा स्मारक में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए लगभग 33,000 भारतीय सैनिकों के नामों को डिजिटल रूप से शामिल किया है। यानी कि इराक में जो बसरा स्मारक है उसमें प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उनके नाम डिजिटल रूप से शामिल किए गए हैं। अभी तक इनके नाम वहां पर शामिल नहीं थे, लेकिन अब इनको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है। तो संघाई सहयोग संगठन या SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक 27-28 अप्रैल को बिश्केक किर्गिस्तान में की गई है और इसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी शामिल हुए थे और इस बैठक में रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और इसके अलावा जो डिफेंस से संबंधित चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की गई है। SCO की बात करें तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद, कट्टरपंथ और उग्रवाद से मुकाबला करना। इसके वर्तमान में 10 मेंबर हैं, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। भारत 2017 में शामिल हुआ था और उसी साल पाकिस्तान भी शामिल हुआ था। SCO दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। किर्गिस्तान SCO शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने IPL इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब किंग्स। तो दोस्तों पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ
आईपीएल 2026 में 265 रन का लक्ष्य हासिल करके आईपीएल के इतिहास का सबसे सफल रन चेज किया है। और इसी मैच में दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल ने 152 रन बनाए थे, जो आईपीएल में किसी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर है। तो 2 रिकॉर्ड बने थे इस मैच में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 में गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे टॉप 10 देशों में कौन शामिल है? तो इसमें पाकिस्तान, सूडान और अफगानिस्तान यानी ये तीनों देश शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी हाल ही में वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 को जारी किया गया है, जिसमें टॉप 10 देशों में पाकिस्तान को शामिल किया गया है। पाकिस्तान की लगभग 1.1 करोड़ लोग जो हैं वो गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, यानी वहाँ पर 1.1 करोड़ लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर खाद्य संकट ज़्यादा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा भुखमरी से या खाद्य संकट से जूझ रहे लोग हैं वो हैं नाइजीरिया में। यहाँ पर 30.6 मिलियन लोग जो हैं वो गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। फिर डीआरसी है, फिर सूडान है, फिर यमन, फिर अफगानिस्तान, फिर इसके बाद 6ठे नंबर पर म्यांमार है, फिर बांग्लादेश, 8वें स्थान पर पाकिस्तान, फिर 9वें नंबर पर साउथ सूडान और 10वें स्थान पर सीरिया है। अगला क्वेश्चन है, एएफसी चैंपियंस लीग एलीट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अल आहली सऊदी नामक फुटबॉल क्लब ने इसको जीता है। तो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल अहली सऊदी एएफसी ने जिद्दा सऊदी अरब में खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान के मचीडा जेल्बिया फुटबॉल क्लब को हरा करके एएफसी चैंपियंस लीग एलीट का खिताब हाल ही में हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या फिडे ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की है? तो जो फिडे है वो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ या इंटरनेशनल वर्ल्ड स्पोर्ट फेडरेशन का सदस्य बना है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ का ये 40वां सदस्य बना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है शतरंज को पारंपरिक खेल आयोजनों के साथ जोड़ना और उसकी वैश्विक लोकप्रियता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि का 11वां समीक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह न्यूयॉर्क में किया गया है। तो परमाणु अप्रसार संधि का 11वां समीक्षा सम्मेलन 2026 न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 27 अप्रैल से 22 मई तक किया जाएगा। इसका लक्ष्य है परमाणु निरस्त्रीकरण, अप्रसार और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की समीक्षा करना। दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि 1970 से लागू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, परमाणु निरस्त्रीकरण यानी हथियार खत्म करने को शामिल किया गया है। और इस संधि में 5 मान्यता प्राप्त परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना है। इसमें कुल 191 देश शामिल हैं। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। रघु राय का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों, वह एक फोटो पत्रकार थे। तो उनका हाल ही में निधन हुआ है 26 अप्रैल को। उनका जन्म दिसंबर 1942 में झांग में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। उन्हें भारतीय फोटो पत्रकारिता का जनक माना जाता है। उन्होंने द स्टेट्समैन और इंडिया टुडे में काम किया है। इसके अलावा उन्हें 1972 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश युद्ध के दौरान उन्होंने जो फोटोग्राफी की थी उसके लिए उन्हें 1972 में पद्मश्री मिला था। इसके अलावा दोस्तों, उनके पास इंदिरा गांधी की कुछ यूनिक तस्वीरें रही हैं और इसके अलावा जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसकी भी तस्वीरें शामिल हैं उनकी फोटोग्राफी में। 1992 में रघु को अमेरिका में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में पदक तालिका यानी मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2026 का आयोजन इजिप्ट के काहिरा में हुआ है, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है और 16 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस प्रकार से भारत ने मेडल टैली में टॉप किया है। गोल्ड मेडल
किसने हासिल किया है? दिव्यांश देवांगन और सांभवी क्षीरसागर की जोड़ी ने। और फिर दूसरा गोल्ड मेडल वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा की जोड़ी ने। और तीसरा गोल्ड मेडल प्राची गायकवाड़ ने जीता है। इसके अलावा चौथा गोल्ड मेडल शिबा नरवाल ने जीता है। और पांचवा गोल्ड मेडल अरीबा खान, रायजा डिल्लो और गनीमत सैंखो की जोड़ी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने कौन सा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा 1855। तो जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने लोगों की सुविधा और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जो है 1855। और इसके अलावा एक व्हाट्सएप चैट बॉट भी लॉन्च किया गया है जनगणना 2027 के लिए। जनगणना 2027 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो यह भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद भारत की 8वीं जनगणना होगी। जनगणना 2027 के लिए 33 सवाल जारी किए गए हैं। और भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। जनगणना 2 चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण जो होगा इसमें हाउस लिस्टिंग की जाएगी और ये 1 अप्रैल से सितंबर तक चलेगा। और इसमें स्वगणना भी कर सकते हैं लोग, यानी कि अपने मन से भी गणना में शामिल हो सकते हैं, अपनी जानकारी भर सकते हैं। तो उसमें 16 भाषाओं में एक पोर्टल भी जारी किया गया है। और दूसरा चरण जो शुरू होगा वो फरवरी 2027 से शुरू होगा। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है और इसमें जाति जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। तो 1931 के बाद पहली बार जाति जनगणना को शामिल किया जा रहा है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक, शुभंकर हैं प्रगति और विकास। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक रेस में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले पुरुष एथलीट कौन बने हैं? तो उनका नाम है सेबेस्टियन साबे। तो दोस्तों, केन्या के सेबेस्टियन साबे ने हाल ही में लंदन मैराथन को 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड में पूरा किया है। और वो दुनिया के पहले ऐसे पुरुष एथलीट बन गए हैं जिन्होंने एक मैराथन को 2 घंटे से कम समय में पूरा किया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सेबेस्टियन साबे। और ये किस देश के हैं? ये केन्या देश के हैं। और इसी रेस को इथियोपिया के योमेफ केजेलचा ने 1 घंटे 59 सेकेंड और 41। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यानी विनय कुमार सक्सेना ने कितने नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 5। यानी लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं। इस प्रकार से लद्दाख में जिलों की जो संख्या है वो 7 हो गई है। जो नए जिले बनाए गए हैं उसमें नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास है। और ये 7 जिले कौन कौन से हो गए हैं? तो लेह और कारगिल पहले से थे, अब नुब्रा, साम, चांगथांग, जस्कर, द्रास ये सारे शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार से 7 जिले हो गए हैं लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा उत्तराखंड, गुजरात की तर्ज पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो ये समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दोस्तों, इसी प्रकार की समिति का गठन हाल ही में छत्तीसगढ़ में भी किया गया है। अब दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो इसमें सभी धर्मों और समुदायों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित जो पर्सनल लॉ हैं वो सबके लिए एक जैसे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, खासी और गारो किस राज्य की आधिकारिक भाषा बन गई है? आंसर हो जाएगा इसका मेघालय। तो मेघालय राज्य की नई ऑफिशियल लैंग्वेज कौन बनी है? खासी और गारो। इससे पहले अंग्रेजी भी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलोंग, CH विजय शंकर यहाँ के राज्यपाल, कॉनरॉड संगमा चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2। यहाँ पर उमियम झील है, कोपिली नदी है, राष्ट्रीय उद्यान है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से अलग हो गया है? आंसर हो जाएगा UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से अलग हो गया है। ओपेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक देश हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। वेना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अब 12 मेंबर बचे हैं क्योंकि यूएई अलग हो गया है। तो इसके 12 मेंबर कौन कौन है? सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन और वेनेजुएला। ओपेक प्लस की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। सऊदी अरब और रूस इसका नेतृत्व कर रहे हैं। वैश्विक उत्पादन की बात करें तो लगभग 41% तेल का उत्पादन ओपेक प्लस देशों से आता है। इनके फैसले से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें सीधे प्रभावित होती हैं। तो इसमें ओपेक के मेंबर शामिल हैं और इसके अलावा गैर ओपेक मेंबर भी शामिल हैं जिसमें रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मैक्सिको, ओमान, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, सूडान और साउथ सूडान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर की। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने 29 अप्रैल को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हरदोई से किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से इसका उद्घाटन किया गया है। यह 6 लेन एक्सप्रेस वे है। इसकी लागत है 36,230 करोड़ रुपए और इसके शुरू होने से मेरठ और प्रयागराज की जो यात्रा है वो 6 घंटे कम हो जाएगी। और इस एक्सप्रेस वे से कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं, यानी इस एक्सप्रेस वे में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये सभी ज़िले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का रक्षा खर्च कितना रहा है? तो 92.1 अरब डॉलर रहा है। तो हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का जो रक्षा खर्च है ये 8.9% बढ़ करके 92.1 अरब डॉलर हो गया है। इस प्रकार से भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। और अगर हम टॉप 5 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले, चाइना दूसरे, रूस तीसरे, जर्मनी चौथे और भारत 5वें स्थान पर है। यानी कि ये 5 देश ऐसे हैं जो अपने डिफेंस पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। यूक्रेन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी बना हुआ है। मेघालय के उमरोई में स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में प्रगति बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? तो भारतीय सेना के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। तो प्रगति अभ्यास मेघालय के उमरोई में स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया जाना है मई 2026 में और यह इस अभ्यास का पहला संस्करण होगा। 11 मित्र देश इसमें शामिल होंगे जिसमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना। आर रितिका श्री किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है? तो वो तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। कौन दोस्तों? आर रितिका श्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? तो ये बांग्लादेश में है। तो दोस्तों, बांग्लादेश का जो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो यूरेनियम ईंधन है उसको भरा गया है, यानी फ्यूल लोडिंग की प्रक्रिया वहाँ पर शुरू की गई है। और जो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये रूस की मदद से मतलब वहाँ पर शुरू हुआ है। ठीक है, यानी कि अब बांग्लादेश में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू होंगे जिससे बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 157। तो हाल ही में दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था ने जारी किया है। भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर है। 2025 में 151वें स्थान पर रहा है और भारत को प्रेस स्वतंत्रता के मामले में बहुत गंभीर श्रेणी में रखा गया है। टॉप 5 देशों की बात करें यानी जहां की मीडिया सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है तो उसमें पहले नंबर पर है नॉर्वे। तो नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष पहले स्थान पर बना हुआ है। फिर दूसरे स्थान पर है नीदरलैंड, तीसरे पर है एस्टोनिया, चौथे पर डेनमार्क और 5वें स्थान पर स्वीडन है। सबसे कम स्वतंत्र मीडिया वाले देशों की बात करें तो इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है, 180वां स्थान मिला है इसे।
उत्तर कोरिया को 179वां और चाइना को 178वां स्थान मिला है। अमेरिका की बात करें तो 64वें स्थान पर है और रूस 172वें स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इसका मिजोरम। तो मिजोरम के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं लाल दहोमा, तो उन्होंने मिजोरम को हाल ही में उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है, क्योंकि वहां पर एक विद्रोही समूह था जिसका नाम था हमार पीपुल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक गुट। तो इसने हाल ही में आत्मसमर्पण किया है। तो इस प्रकार से वहां पर उग्रवाद खत्म हो चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई है? तो इसके लिए $871 मिलियन की पुरस्कार राशि कर दी गई है। यानी कि जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा उसके लिए प्राइज मनी $871 मिलियन यानी लगभग 8,250 करोड़ रुपए होगी और विजेता टीम को 420 करोड़ रुपए लगभग मिलेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा लेंगी, 104 मैच आयोजित होंगे और इसका आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। इसके मस्कट हैं मेपल, जायू और क्लच। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 2026 की थीम है इंश्योरिंग ए हेल्दी साइको सोशल वर्किंग इन्वायरमेंट। तो ये थीम भी आप नोट कर लें। व्हीटली पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो परवीन शेख और वर्खा सुब्बा, इन दोनों को व्हीटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो वन्यजीव संरक्षण के लिए व्हीटली पुरस्कार दिया जाता है, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो परवीन शेख हैं ये एक भारतीय वैज्ञानिक और संरक्षणवादी हैं और जो वर्खा सुब्बा हैं ये भी दार्जिलिंग की संरक्षणवादी और वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? ईशांक सिंह बने हैं। तो झारखंड के रांची के रहने वाले 7 साल के ईशांक सिंह ने हाल ही में श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक लगभग 29 किलोमीटर की पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैर करके पार किया है और उन्होंने अपने आयु वर्ग में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ईशांक सिंह दुनिया की सबसे कम उम्र के पाक स्ट्रेट तैराक बन गए हैं। उन्हें द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रेट स्विमर का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी NCLT का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को बनाया है। तो केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सेवानिवृत्त अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनका जो कार्यकाल होगा ये 5 साल का होगा या उनकी 67 वर्ष की आयु तक होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की बात करें या NCLT की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जून 2016 को हुई थी और ये कंपनियों से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करता है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यानी वीकली करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आपको मिल जाएगा। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 900 आपको कूपन कोड यूज करना है तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। और दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे तो ये कॉम्बो पैक भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और GK करंट अफेयर्स इन सभी के टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इनको चाह करके प्राप्त कर लें। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिलेगी तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं।